नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना की जिक्र करने के लिए जिसका हम सबको लंबे समय से डर था। डर क्यों था? क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में हाल ही में जिस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, उन्हें देखकर एक पल के लिए लग रहा था कि हो सकता है कि कश्मीर में इन लोगों की पेश नहीं खा रही है आतंकियों की, इसलिए शिफ्ट होकर ये जम्मू वाले क्षेत्र में आ गए होंगे। इसलिए अचानक जम्मू वाले क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह के दावे किए गए हैं कुछ ऐसे उच्च अधिकारियों द्वारा, सेना के मुख्य अधिकारियों द्वारा, जिसे देखकर यह लग रहा है कि ये किसी आतंकी की नहीं अपितु प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए कमांडोज की हरकत है। उसके बाद से भारत सरकार एक्शन में है और एक्शन में होते हुए बॉर्डर की सुरक्षा जिस बल की जिम्मेदारी थी, उसके सबसे बड़े अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा उनके समय से पहले ही हटा दिया गया है। यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का काम संभालती है, उसके डीजी को और स्पेशल डीजी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। दैट मींस डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस थे जिनके चलते इतने सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कौन सी समानता है और अल्टीमेटली क्या चर्चाएं हम कर रहे हैं? असल में साथियों, हाल ही में भारत ने कारगिल पर अपनी सफलता के 25 साल पूरे किए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जिस पर सेशन करना भी पिछले 6 महीने से हमने जरूरी नहीं समझा कि इतना ऑलरेडी मर चुका है, इसे और क्या मारें, हम उसे इतना इग्नोर कर दिए। दुनिया में इतना इंटरनेशनली हम चर्चाओं में लीन हो गए कि पाकिस्तान की ना तो इस चुनाव में कोई चर्चा की और ना ही उसके हालात की आप लोगों ने किसी प्रकार की चर्चा होने दी कि ठीक है सर, वो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पूंछें ऐसी होती हैं जो टेढ़ी होती हैं, उन्हें कितना भी सीधा करने का प्रयास करिए वो सीधी नहीं हो पाती हैं। कारगिल में जो मार खाई थी आज से 25 साल पहले, उसके बावजूद फिर वैसी ही घटना दोहरा रहा है। ऐसा हमारी ऑब्जर्वेशंस का, बहुत से सैन्य अधिकारियों का, टॉप ऑफिशियल्स का मानना है कि जिस तरह कारगिल में उसने इन्फिल्ट्रेट करके लोग घुसाए थे, वैसे ही जम्मू वाले रीजन में बॉर्डर से कुछ लोगों को अंदर घुसा दिया है, जिनकी संख्या 600 तक हो सकती है, जिसकी वजह से जम्मू रीजन में इतनी सारी घटनाएं बढ़ी हैं। आइए सारी घटनाओं को विस्तार से समझते हैं, सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और अंत में बताएंगे कि भारत सरकार ने इससे निपटने की क्या कुछ तैयारियां कर दी हैं। जीत तो ये तब भी नहीं पाएगा, इसकी पूंछ टेढ़ी भले ही हो, इस बार पूंछ ही हटानी पड़ जाएगी। लेकिन हां, फिर भी चलिए एक बार के लिए समझते हैं घटनाक्रम क्या है सिलसिलेवार तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, धरती पर स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया, उसे पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में लाया गया। एक प्रकार से केंद्र की सभी योजनाएं जो पहले प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, उन्हें लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद घाटी में काफी शांति देखने को मिली। यह शांति ऐसी थी कि यह बहुत लोगों को रास नहीं आ रही थी। विशेष रूप से पाकिस्तान के तो यह तमाचे के समान थी कि साहब, आपने इतना ज्यादा ढिंडोरा पीटा कि कश्मीर की जनता दुखी है। कश्मीर में जब से 2019 के बाद 370 हटी है, तब से ना तो कोई स्टोन पेल्टिंग की खबर आ रही है। जिस जगह उठाकर लाल चौक पर एनी टाइम पाकिस्तानी झंडे टकते थे, अब बढ़िया से इंडियन फ्लैग टक रहा है। बढ़िया लोग जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इतना टूरिज्म, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना जबरदस्त तरीके से लोग अपने अपने काम धंधों में बिजी हो गए हैं। तो अल्टीमेटली वो सब चला कहां गया? इस बात का जवाब पाकिस्तान को मिल नहीं रहा था। कश्मीर में दाल नहीं गली, क्योंकि कश्मीरी जनता समझ गई कि उसके हित में क्या है। उसको यह समझ में आ गया कि किस तरह प्रोग्रेस के साथ रहते हुए इस स्वर्ग के आनंद लिए जा सकते हैं। लेकिन जो वहां पर घुसे हुए इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जिनकी दाल कश्मीर में नहीं गली, वो कश्मीर से जस्ट पहले जम्मू में आ गए और आकर के कुछ ऐसा कोहराम मचाए कि जम्मू वाले रीजन में बॉर्डर से टच होते हुए राजौरी, रियासी, पुंछ, ये जो मीरपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो कि पीओके से कनेक्टेड हैं, ये जो वाले जो पुंछ और राजौरी वाले, रियासी वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा अपने स्तर पर बहुत सारी हरकतें ऐसी की गई
जो कि कश्मीर में पहले देखी जाती थी, वो यहां पर दिखना शुरू हुई। हमने इन पर कई सेशन भी किए और हमने ये बताया कि कश्मीर की तुलना में जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। इस पर हम ऑलरेडी सेशंस कर चुके हैं, संभवतः आपने हमारे सेशंस देखे भी हों। फिलहाल के लिए मैप को अगर ध्यान से समझें तो हम जान पाएंगे कि जिस जम्मू कश्मीर को हम समझते हैं, उस जम्मू कश्मीर में दक्षिण की तरफ वाला जो जम्मू का हिस्सा है, उसके कुछ किनारे वाले हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से जम्मू वाले क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेशन आसान भी है और लोगों की नजर में भी नहीं आता, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर मतलब मिक्स प्रकार की है, यानी हिंदू मुस्लिम यहां ज्यादा हैं। तो यहां पर जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी हैं या विलेज डेवलपमेंट गार्ड हैं, वो ही इतने एक्टिव रहते थे पहले कि वही लोग इन्फिल्ट्रेटर्स को गोलियों से उड़ा दिया करते थे। 1990s में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगा था, उस दौर में जम्मू पर्टिकुलर रीजन में सेना के द्वारा और बीएसएफ के द्वारा एक स्मार्टनेस दिखाई गई थी। और वो स्मार्टनेस क्या थी? यहां के लोगों को गन चलाने की ट्रेनिंग देना। 303 राइफल्स दे दी थी और उनसे कहा था कि देखो, कश्मीर घाटी से तो कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, लेकिन आप इस क्षेत्र के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम ज्यादातर सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं, आप अपने यहां से हिंदुओं को पलायन मत होने देना। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोगों को पुलिस के द्वारा, फोर्सेस के द्वारा गन उपलब्ध कराई गई थी और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा करे तो उसे गोली से उड़ा देना। और हुआ भी यही साथियों, यहां पर कुछ भी आतंक की घटनाएं प्रमोट ही नहीं हो पाई। कश्मीर में जो दुर्घटनाएं हुई थी, जम्मू वाले रीजन में वो नहीं हो पाई थी। विलेज डेवलपमेंट गार्ड्स, जो वर्तमान में विलेज डेवलपमेंट कमेटी कहलाती हैं, उनकी वजह से। लेकिन जम्मू में जब आतंकियों की दाल नहीं गली तो उन्होंने अपना फोकस कश्मीर पर ही शिफ्ट कर दिया। चाहे कश्मीरी पंडितों को हटाना हो या कारगिल जैसी घटनाओं का होना हो, आतंक का साया बढ़ना हो, यह कश्मीर में केंद्रित होने लगा था। जम्मू अभी तक सुरक्षित चल रहा था। इवन दो ये पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक बॉर्डर टच करता है, लेकिन फिर भी सेफ तरीके से चल रहा था। हाल ही के कुछ समय में अगर हम देखें तो टेरर अटैक्स में 28 लोग मर चुके हैं 24 एनकाउंटर्स के अंदर इस साल, यानी कि 1 जनवरी से लेकर जुलाई 30 तक। यानी जम्मू वाले रीजन में अचानक इतने सारे लोग, जहां पहले एकदम शांति चल रही थी, वहां लोगों का मरना बड़ी खबर बनने लगा। तो फिर बड़ा सवाल यह बनने लगा कि सर, ये जो पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर टच होता है, इसकी सुरक्षा कौन संभालता है? यानी कि ये वाला जो बॉर्डर टच हो रहा है, इसकी सुरक्षा कौन संभालता है? तो आंसर निकल के आया कि सर, इस बॉर्डर पर तो बीएसएफ तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है। तो बोले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय सेना से अलग है क्या, या जम्मू कश्मीर पुलिस से अलग है क्या? मैं आपको कुछ जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू की सुरक्षा है, वो कई एजेंसीज के द्वारा कोऑर्डिनेशन से की जाती है। जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज रहती हैं। वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश बॉर्डर पर भी रहती हैं। ये भारत की अर्धसैनिक बल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो सेना से नहीं आते, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा बोले तो इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस होते हैं। जैसे आपके राज्य में आईपीएस एसपी बनते हैं और आपके राज्य के सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल बनते हैं, डीजी बनते हैं, ठीक इसी प्रकार से बीएसएफ का भी जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है वो डीजी ही होता है। मतलब वो आईपीएस सर्विसेज से ही आया हुआ व्यक्ति होता है और वो कैडर बेस्ड कहीं से भी चल के आ सकता है। पता चल रहा है राजस्थान का जो मतलब आईपीएस है वो बीएसएफ का डीजी केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बना दिया गया। संभवतः यह बात समझ में आई होगी। भारत की जो प्रमुख अर्धसैनिक बल हैं, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, उनमें से एक बीएसएफ है। जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा है बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा, साथ ही साथ भारतीय सेना के द्वारा की जाती है। बॉर्डर पर आगे मान लीजिए बीएसएफ खड़ा है तो कोऑर्डिनेशन में भारतीय सेना भी खड़ी है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सज्ज है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस, J&K पुलिस, उसे भी यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। यहां पर जैसे एयरपोर्ट्स हैं या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई केंद्रीय ऑफिसेज हैं, उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त भी आर्मी इंटेलिजेंस, आईबी, RANW, ये सारी वो एजेंसीज हैं जो मिलकर के जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
इन सब में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर बीएसएफ को अचानक कोई लीड मिली कि साहब बीएसएफ को लगता है कि यहां से कोई इन्फिल्ट्रेटर अंदर घुस चुका है, उसकी सूचना वो भारतीय सेना के किसी अधिकारी को देना चाहे तो क्या टाइम लगेगा क्या? नहीं, इनके बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन चलता है। मतलब तुरंत सूचना आते ही पुलिस को भी सेना को भी इमीडिएट प्रभाव से कि जो जहां है उसको उसी तरह से हैंडल कर दो। मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है। यहां पर यह देखने को मिलता है कि ये सर्विसेज भले ही अलग अलग हों लेकिन ये मिलजुल कर कार्य करती हैं। हाल ही में जो बड़ा एलिगेशन लगा है वो बीएसएफ के डीजी पर लगा है, और वो क्या है कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन पुअर था। कौन सा कोऑर्डिनेशन? इन्हें पिछली ही साल लगाया गया था इनका यहां की अन्य सर्विसेज के साथ, चाहे यहां की सिविल मतलब जो सेना है उसके साथ या सीआईएसएफ के साथ या फिर जे&के पुलिस के साथ, इनके कोऑर्डिनेशन में कमी थी जिसका परिणाम यह निकल के आया। अब ये तो वो डायरेक्ट रीजन है जो बताया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन अधिक कितना और बुरा कम कितना होता है ये तो पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बस ये ठीकरा फोड़ दिया गया। असल मायने में जो कारण है वो यहां से 4 दिन पहले ब्रेक हुआ था। एक पूर्व बीएसएफ के डीजी ने अपने वीडियो में एक लाइन बोली थी और वो ये थी कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, इनके ट्रेंड्स को अगर समझा जाए तो इसे देखकर ये लगता है कि इसके पीछे संभवतया कोई बड़ी सोची समझी साजिश है। ये इस क्षेत्र के स्लीपर सेल्स का काम नहीं है, अर्थात यहां के गांव ग्रामीणों का काम नहीं है। कुछ लोगों का एलिगेशन था कि अचानक यहां के लोग सक्रिय हो गए हैं। जम्मू के लोग बोले अचानक कोई नहीं जगता, अगर होता तो पहले से उसके अंदर कोई प्रतिक्रियाएं दिखने लगती। ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर शुरुआती 6 महीने में ही आतंकी घटनाएं बढ़ जाती हैं, 28 लोग मर जाते हैं, एनकाउंटर चल रहे हैं, और तो और इतना तरीके से मतलब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे रियासी की बस को अटैक किया गया, वो किसी भी साधारण आदमी का काम नहीं हो सकता। जिस तरह से ड्राइवर को पॉइंट करके निशाना बनाया गया, ड्राइवर मरा, बस ऑटोमेटिक गड्ढे में गई, ज्यादा गोलियों का भी नुकसान नहीं हुआ, और यहां पर सीधा लोगों में डर बिठा दिया, यात्रियों में डर बिठा दिया कि यहां से जाएंगे वैष्णो माता तो हो सकता है हमें टारगेट कर दिया जाए। यह डर बिठाने का काम कोई पर्टिकुलर एजेंसी करे, और तो और वैसी एजेंसी करे जिसका ग्रामीणों को भी पता ना हो। अब ग्रामीणों का किसको पता ना हो? तो ऐसी फोर्सेस जिसके कमांडोज प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हैं ऐसी घटनाओं के लिए, और वो लोगों के कोऑर्डिनेशन में भी नहीं है, ये स्पेशल फोर्सेस के ही कमांडोज हो सकते हैं। ऐसा बीएसएफ के पूर्व डीजी के द्वारा कहा गया, बीएसएफ के कुछ पूर्व अधिकारियों द्वारा भी कहा गया। जब ये खबरें हाईलाइट होने लगी तब सरकार को भी, सरकार की भी तो इंटेलिजेंस होती है, सरकार भी तो बैठ के चर्चा करती है कि चल क्या रहा है, अचानक कैसे हुआ है। फिर यह जानकारी निकलकर आई और बीएसएफ के डीजी को हटा दिया गया तुरंत प्रभाव से, और तुरंत प्रभाव से उनके डेप्यूटी को यह काम सौंप दिया गया। आज की यह हेडलाइन बनी हुई है कि बीएसएफ के डीजी को हटाया गया। आप देखें 2 अगस्त की खबर है, लेट नाइट की खबर निकलकर आती है कि वाई.बी. खुरानिया जो कि डीजी थे, स्पेशल डीजी थे बीएसएफ के, उनको हटा दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के द्वारा। अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा प्रीमैच्योर रिपेटिएशन ऑफ श्री नितिन अग्रवाल आईपीएस डीजी बीएसएफ, और उनको उनके पेरेंट कैडर में भेज दिया गया। 2 अगस्त की आप ये खबर देख रहे हैं जिसमें यह निकलकर आता है कि इन्हें हटाया जा रहा है। आईपीएस कैडर में सबसे ऊंचे स्तर की पोस्ट एडिशनल डीजी मतलब सॉरी डीजीपी की पोस्ट होती है, और उनको हटा दिया गया। ये रहे नितिन अग्रवाल साहब और ये रहे वाई.बी. खुरानिया साहब। इन दोनों को इनके जो होम कैडर थे जहां से ये आए थे, एक उड़ीसा से थे, एक केरल से थे, दोनों उनको अपने अपने केरल्स में वापस भेज दिया गया, कैडर्स में वापस भेज दिया गया कि साहब आप जाइए, ठीक है। और आपको मैं याद दिला दूं फिर से, क्योंकि भारतीय सेना ऑलरेडी इन क्षेत्रों की सुरक्षा करती है, लेकिन भारतीय सेना सब तरह से सक्षम पूरे देश में अपने अपने हर तरह के काम को अंजाम देने के लिए रहती है। अलग अलग काम के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, असम राइफल्स जैसे म्यांमार वाले बॉर्डर को लेकर चल रही है, बीएसएफ बांग्लादेश को लेकर चल रही है, सीआईएसएफ इंडस्ट्रीज की सुरक्षा कर रही है, सीआरपीएफ देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने लग रही है, तिब्बत वाली चाइना के साथ खड़ी हुई है, एनएसजी प्रोटोकॉल सुरक्षा में लगी हुई है, ऐसे ही एसएसबी नेपाल भूटान बॉर्डर पर खड़ी हुई है। इस प्रकार से भारत के अंदर ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो देश के अंदर अलग अलग कार्यों में लगी हैं, जो होम मिनिस्ट्री के अधीन है, और उन्हीं होम मिनिस्ट्री के अधीन के जो बीएसएफ है ना, उसी बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों को हटा दिया गया है, ठीक है साहब।
संभवतः यह बात समझ में आ गई। खबरों की अगर माने, एनडीटीवी की खबरों की माने, तो इसके पीछे बड़ा कारण बताया गया है कि जिस तरह से यहां पर अचानक घटनाएं बढ़ी हैं, उसमें मेजर कारण कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया गया है। इनके बीच में आपसी सामंजस्य की कमी थी, इसलिए इन्हें हटाया गया है। लेकिन वास्तविक रीजन क्या है वो तो हम आपको इन नंबर से देखकर बता ही सकते हैं कि अचानक ये जो आतंकी हमले बढ़े हैं, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए हैं, यह दर्शाता है कि कोई ना कोई ऐसी एजेंसी इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है जो वेल ट्रेन्ड है। आप विचार कीजिए, आतंकियों के लिए इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होना कि आप सोचें कि हमारा कैप्टन शहीद हो जा रहा है। आप विचार कीजिए, जेसीओ लेवल के ऑफिसर्स हमारे शहीद हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि जो आतंकी है ना, वो मतलब अब आप देखिए, राजौरी के अंदर शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला हो रहा है ना। आर्मी आतंकियों के बीच में गोलीबारी में लांस नायक शहीद हो रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें सोचा समझा कि यह अधिकारी है, इसका मारना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगा, इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आतंकियों के द्वारा एम्बुश लगाए जाते हैं। यहां पर जिस तरह के एम्बुश लगे हैं, उसमें हमारी बहुत जानमाल की क्षति हो रही है। यह खबर आपके और हमारे बीच चर्चा का विषय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। अल जजीरा ने कल ही सुर्खियों में लिखा कि साहब, इस समय कश्मीर के अंदर एक नई वेव पनपी है रिबेल की। अब अल जजीरा तो थोड़ा पाकिस्तान सिंपैथाइजर है ही, तो ये अपनी खबरों को लिखते समय बताया है कि ये न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी है। जिस प्रकार से भारत सरकार 2019 में 5 अगस्त के बाद दुनिया भर को यह बताती फिर रही है कि देखो कश्मीर में सब अच्छा हो गया, तो कश्मीर से जैसे ही ध्यान हटा, ये रिबेल निकल करके जम्मू वाले रीजन में आ गए हैं। अल जजीरा तो इसको ऐसे बता रहा है कि कश्मीर के लोग इधर आ गए हैं, जो वहां पर पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे वो जम्मू आ गए हैं। लेकिन वास्तविकता यहां पर कुछ और है, क्योंकि ये यदि यहां पर आए हुए होते तो ये मारे जाते। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता होता अगर ऐसी कोई मूवमेंट होती तो वो किसी ना किसी प्रकार से कैप्चर होती। लेकिन ये घटना जब हुई है तो इस घटना को अखबार इस तरह से दिखा रहा है कि वो लोग जो घुटकर बैठे हुए थे, इतने दिनों से भारत सरकार के दाब में थे, दबाव में थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, वो प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। तो यहां पर दुनिया के लोग तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे कि देखो, पाकिस्तान जो कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, जम्मू के अंदर देख लो लोग खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में तो चलो सेना ने अपनी तरफ से दबा के बिठाया हुआ है जनता को, जम्मू में कम सेना थी क्योंकि ज्यादा सेना इन्होंने कश्मीर से उठा करके और जम्मू से उठा करके चाइना बॉर्डर पर भेज दी थी, इसलिए यहां पर अचानक घटनाएं दम देने लगी हैं। अब इस बीच में एक चीज अलग जो दिशा को बदलती है, ये तो अल जजीरा का एंगल हुआ जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर है। अब दूसरा यहां पर एक चीज निकल कर आती है, वो है बीएसएफ का कल का ही एक ट्वीट। बीएसएफ जम्मू की तरफ से एक ट्वीट आता है और वो क्या है कि स्पेशल इंटेलिजेंस मिली थी बीएसएफ को, जिसमें ऑपरेशन चला बीएसएफ के बीच में, आर्मी के बीच में और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों के बीच में वेल कोऑर्डिनेशन के साथ जब एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सर्च ऑपरेशन, तो उसके अंदर भारी मात्रा में हथियार, बारूद, एक्सप्लोजिव बरामद किए गए कालाकोट रीजन राजौरी से। अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो एक तस्वीर आपको यहां दिखेगी जो आपको सोचने पर विवश करेगी। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा कि साहब, एक तरह से यह बताइए कि जब बॉर्डर पर इतनी जबरदस्त फेंसिंग हो रखी है तो इस फेंसिंग के बाद कोई अंदर कैसे आ गया? आंसर मिलता है इस प्रकार की टनल से। अगर आपने एक वो पूरी उरी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, अगर आपने उसको मूवी को देखा हो तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा कि भारत से जब पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए सेना के जवान जाते हैं तो वो किसी टनल की सहायता लेते हैं। ऐसी ही टनल यहां पर दिखाई गई है। ऐसी यहां पर कई टनल्स हैं जिन टनल्स के माध्यम से, क्योंकि ध्यान किसी का था नहीं कि जम्मू रीजन में ऐसा हो जाएगा, टनल्स के माध्यम से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन निकलकर पहाड़ों के बीच में जो बची हुई रास्ते हैं वहां से निकालकर पहुंचाया गया है। ऐसी टनल्स सुर्खी में आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं आर्मी को और भारतीय सेना बीएसएफ के जवानों को। ठीक है, इसके पीछे भारतीय सेना की क्या कमी बताई जा रही है? बोले जम्मू को शांत इलाका कंसीडर कर लिया था भारतीय सेना ने। क्यों कंसीडर कर लिया था? बोले जम्मू में कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। तो जब चाइना से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ 2020, तो उसके बाद यहां से उठा करके सेना को गलवान की तरफ भेज दिया गया। जब वहां भेजा गया तो जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस कम हुई और उसका लाभ उठा करके पाकिस्तान की तरफ से अपने एसएसबी के एसएसएफ के बटालियंस को यहां से
एंट्री करा दिया गया और इस बॉर्डर से एंट्री कराकर उन्हें सक्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान की आर्मी ने अपने एसएसजी जो कमांडर्स हैं वो जम्मू के कुपवाड़ा टेरर अटैक में इस्तेमाल किए। ये 29 जुलाई को खबर वायरल होती है जब एक फॉर्मर टॉप ऑफ पुलिस ऑफिशियल जो डीजी रैंक के हैं उनके द्वारा कही जाती है। उन्होंने कहते हुए कहा कि जो कुपवाड़ा के अंदर घटना हुई है वो एसएसजी कमांडोज के द्वारा ही की जा सकती है, आतंकियों द्वारा नहीं। और तो और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका वीडियो दिया और उन्होंने इस पर अपनी, क्योंकि भाई इतने पुलिस के बड़े ऑफिशियल हैं, पूरा उस क्षेत्र में काम उनका रहा है, तो उन्हें इस क्षेत्र की जानकारी भी है और उन्हें यह पता है कि इस तरह का जो काम करने वाली एजेंसी है वो कौन सी हो सकती है। उनका नाम है एसपी वैद और एसपी वैद ने क्लेम किया कि 600 स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के आईएसआई के मिलिटेंट मतलब जो सैनिक हैं जो कि भेष बदल करके भारत में एंट्री किए हैं, वो कमांडोज हैं और वो चिन्हित होकर के जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इस एसएसजी के बारे में बता देता हूं जिसकी सुर्खी है। असल में जो एसएसजी है इसको पाकिस्तान में मरून बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक स्टॉर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। यह असल में यहां की एक स्पेशल सर्विस ग्रुप है जिसको 5 प्रकार के काम दिए जाते हैं। विदेशों में आंतरिक रक्षा, दूसरा दूसरे की जानकारी जुटाना, टोही, डायरेक्ट एक्शन लेना, आतंकवाद विरोधी अभियान करना और अपरंपरागत युद्ध करना। परंपरागत युद्ध में तो सेना लड़ती है, अगर कोई भी गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, अनप्लान्ड तरीके से लड़ना है, जैसे आतंक को ही अपरंपरागत युद्ध कहिए, तो इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है, तो ये एसएसजी इनका यही कार्य करती है। 1956 में यह स्थापित हुई थी, पाकिस्तान की आर्मी का यह हिस्सा है और इसके द्वारा काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशंस, इस तरह की चीजें अंजाम दी जाती हैं। यह पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से बिलोंग करती है और इसे मरून बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मरून बैरेट्स के द्वारा ही इसके कमांडोज को आप स्पेशल वॉर टैक्टिक्स और पहाड़ों की वॉर टैक्टिक्स में देख सकते हैं। जो जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है, शुरुआत में इसे अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगाया गया था, फिर धीरे धीरे इसे भारत के साथ में टच करने का काम किया गया और इस बारे में जो कमेंट किया है वो एसपी वैद साहब, जो शेषपाल वैद हैं, जो कि पहले डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के 16 से 18 के अंदर, उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टॉप आर्मी कमांडर्स हैं इस घटना के पीछे जम्मू वाले रीजन में, और जिस प्रकार से ये लोग प्रिसीजन के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरी तरह से ये समझने वाली बात है कि ये बहुत, इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, आदिल रहमानी। आदिल रहमानी इसके पीछे सारा काम संभाल रहा है। इसमें 600 कमांडोज एयरमार्क इस काम के लिए 600 कमांडोज इसके लिए चिन्हित किए गए हैं अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से दिन का है ट्वीट देखिए आप, 29 जुलाई की सुबह का ट्वीट है ये, ठीक है ना। टाइमिंग को अगर आप नोटिस करें, 29 जुलाई और आज 2 अगस्त है, 3 अगस्त है। 3 अगस्त के दिन, आज के दिन आपको मैं ये खबर पढ़ा रहा हूं कि डीजी हटाया जा चुका है। डीजी कब हटाया गया? 2 तारीख को हटाया गया है। तो आप सोचिए कि 29 जुलाई को ये खबर वायरल होती है और 2 अगस्त को डीजी बीएसएफ जिस पद पर ये थे, इस पद पर ये तो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनके पद पर जो वर्तमान में व्यक्ति था उनको हटाया जा चुका है। जिसका नाम इन्होंने लिया कि ये काम कर कौन रहा है, तो बोले पाकिस्तान की सेना के अंदर एक मेजर जनरल रैंक का आदमी है आदिल रहमान। वो एसएसजी जो फोर्सेस है उसका जीओसी है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जीओसी है, स्पेशल सर्विस ग्रुप का, उसे ये पर्टिकुलर काम दिया गया। अब आप पूछेंगे इन्हें ये कहां से पता चल गया? देखो, जब आप लोग किसी के साथ वॉर में हो, एक अच्छा लड़ाका वही माना जाता है जो दूसरे दुश्मन की सारी कैपेसिटी जानता है कि ये तरह का काम कौन कर रहा है, उनके अंदर ऐसा कौन आदमी है जो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। भारतीय सेना की भी तो इंटेलिजेंस होती है ना दूसरी तरफ से, तो इनके पास भी अपने अनुभव हैं कि उस दौर में कौन ऐसा आदमी था जो ऐसी चीजें सोचता था। तो नाम निकल के आया मेजर जनरल आदिल रहमान का। इन्होंने अपनी तरफ से फिर आज की इस घटना पर भी ट्वीट करते हुए कहा कि यह एक वेलकम मूव है गृह मंत्रालय के द्वारा कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए उन ऑफिसर्स को पद से हटाया। साथ ही साथ ये यही नहीं रुकना चाहिए
और लोग भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसके प्रति जिम्मेदार हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये भारी चूक का मामला है। इसी तरह से एक और पत्रकार और एक्टिविस्ट टाइप के आदमी हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये सारे पॉइंट मेंशन किए जो यहां पर वैद साहब के द्वारा मेंशन किए गए। क्या पॉइंट्स हैं जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। पहला, ये एसएसजी का एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग है जो मेजर जनरल रैंक का आदमी है, आदिल रहमानी, वो इस तरह के जम्मू रीजन्स में अटैक करवा रहा है। नंबर दूसरा, एसएसजी बटालियन इन्फिल्ट्रेट हो चुकी है कम से कम 600 कमांडोज को लेकर कुपवाड़ा रीजन में। नंबर दो, नंबर तीसरा कहा गया है कि जो जिहादी स्लीपर सेल था उसको एक्टिवेट किया गया है और एसएसजी इंडियन टेरिटरी में यह काम करवा रही है। नंबर चार, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जांजुआ जो इस समय इंडियन टेरिटरी में है वो ऑलरेडी एंट्री कर चुका है। शाहिद सलीम जांजुआ लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का आदमी है जो इंडियन टेरिटरी में एंट्री कर चुका है और उसका इंडियन आर्मी की जो 15 कॉर्प्स है और 16 कॉर्प्स है, इसके साथ युद्ध करने का प्लान है। यहां पर 2 मेजर बटालियंस को मुजफ्फराबाद में रेडी रखा गया है जम्मू कश्मीर के लिए। यानी कि जो पाकिस्तान इतने दिन से गरीबी की मार के चलते आपने तरस खा के छोड़ दिया था, विशेष रूप से अपन ने भी पूरी तरह से अंकित इंस्पायर इंडिया पर लंबे 6 महीने से उसकी कोई चर्चा ही नहीं की, वही पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज को इसके अंदर घुसा दिया गया है। यह जानकारी एक दिन पहले और आई थी, और वो कौन सा दिन था तो आप जरा इस ट्वीट को देखिए। जून 10 का ट्वीट है, कर्नल है हनी बख्शी, इन्होंने अपने द्वारा एक लाइन लिखी, जरा पढ़िए। दे आर एसएसजी, दिस इज नॉट ए टेररिस्ट एक्ट, इट्स ए प्योर मिलिट्री प्रिसीजन, इट्स द सेम सिग्नेचर ऑल अलोंग। ये किस घटना की बात कर रहे हैं? जब रियासी के अंदर बस पर हमला हुआ था ना, तो बस पर जब हमला हुआ था तो ये कर्नल साहब हैं हनी बख्शी, इन्होंने इस अटैक को देखकर कहा था कि ये, और सोचो 10 जून को ही इन्होंने कह दिया था, जिस दिन ये घटना हुई थी उस जून को ही इन्होंने कह दिया था कि ये घटना टेररिस्ट घटना नहीं है, क्योंकि ये इतना प्रिसीजन के साथ की गई घटना है, जितना ध्यान से की गई घटना है कि ड्राइवर को मारो, ड्राइवर मरेगी, बस जाएगी। ये दिमाग लगाकर कम खर्चा और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जो कला है, ये केवल और केवल एसएसजी का वॉर टैक्टिक्स है। सेना के लोग जानते हैं दूसरी की काबिलियत भी कि वो कौन हो सकता है। उन्होंने 10 जून को ही इस बात को, तो एक तरह से ये समझिए कि इतने सारे प्रमाण इकट्ठे हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। दूसरे देश की सेना अगर आपके सीमा में घुस जा रही है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, जैसे कारगिल के समय हुआ था। इसका मतलब पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया है, क्योंकि दुनिया से उसे ताने पड़ रहे होंगे कि अरे तुम इतना ज्यादा गुनगुनाते थे कश्मीर राग, कहां चला गया? अब कश्मीर नहीं, उन्होंने जम्मू राग छेड़ दिया है। ये पूरी तरह एक्ट ऑफ वॉर है, जस्ट लाइक कारगिल, जहां लगभग 5000 सैनिकों को भेष बदलकर भारतीय सीमा में भेजा गया था, फिर भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा था। ऐसा ही अब हुआ है, अब इन्हें चुन चुनकर वापस से टिकाना पड़ेगा। हाल ही में भारत ने कारगिल विजय दिवस बनाया है, ऐसी स्थिति में अब जम्मू को लेकर के भी भारत सरकार चर्चा में है, विमर्श में है। तो अब सवाल बनता है भारत सरकार ने क्या किया है और किस तरह के एक्शन रिक्वायर्ड है। तो अब जरा सुनिए। अक्सर में जो बॉर्डर एरियाज है ना, उन बॉर्डर एरियाज पर बीएसएफ सिक्योरिटी करती है। बीएसएफ के साथ साथ अब असम राइफल्स को भी जम्मू के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। यह आज ही की खबर है जो आपके सामने लाया हूं। असम राइफल्स, जिसकी जिम्मेदारी इंडिया म्यांमार बॉर्डर को संभालने की है। मणिपुर में जो मणिपुर हिंसा जहां पर अपन सुनते हैं, वहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पहाड़ी में जहां कुकी रहते हैं, उस क्षेत्र से म्यांमार की सुरक्षा करने का जो जिम्मेदारी है वो असम राइफल्स का है। भारत सरकार ने असम राइफल्स को वहां से मूव करके जम्मू भिजवाया है, यह सूचना निकल कर आ रही है सोर्सेज के हिसाब से। और असम राइफल्स जहां हट रही है वहां सीआरपीएफ को भेजा जा रहा है कि सीआरपीएफ असम राइफल्स की जगह लेगी और असम राइफल्स यहां आएगी पहाड़ी इलाकों में वॉर टैक्टिक्स को संभालने के लिए, जो कि भारत और म्यांमार की 1600 किलोमीटर बॉर्डर की सुरक्षा करती है। दूसरा काम भारत सरकार ने क्या किया है परसों के दिन, वो सुन लीजिए। फॉरेस्ट के अंदर जहां जहां पर यह संभावनाएं हैं वहां पर 75 कैंप लगाए गए हैं और जहां जहां टनल्स है वहां नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो विलेज के डिफेंस कमेटीज हैं
उनको प्रॉपर से टेरर से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब जैसे पहले विलेज डेवलपमेंट कमेटी हुआ करती थी, पहले विलेज डेवलपमेंट गार्ड्स थे, ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वैसे ही ग्रामीणों को फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें इस बार नए वेपन्स दिए जा रहे हैं, 303 राइफल्स से भी ज्यादा आधुनिक हथियार देकर के, ताकि गांव में अगर कोई आकर इस तरह की हरकत करे तो उनसे निपटा जा सके। विलेज डेवलपमेंट कमेटी को, जो पहले गार्ड हुआ करते थे, उनको फिर से ट्रेनिंग दी जा रही है और इसका भी तारीफ किया गया है। तो शेषपाल जी के द्वारा इस बात की भी तारीफ की गई है कि जो विलेज डेवलपमेंट गार्ड थे, उन्हें जो 1990s में काफी सुपरहिट थे, अब उन्हें फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है और उन्हें एसएलआर और क्रूशियल वेपन्स ऐसे दे दिए गए हैं ताकि वो आतंक के खिलाफ उनका उपयोग कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई हो। जैसा भी इसमें कोई और अपडेट होता है मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के अंदर, एक बहुत ही शानदार वीकेंड पर मैं वीडियो पेश कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। कमेंट में और लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ एक लिंक साझा कर रहा हूं। एक मोटिवेशनल स्टोरी है इंस्पायरिंग इंडियंस की, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर सुनिए कि कैसे एक व्यक्ति, डॉक्टर दंपत्ति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, इन्होंने कैसे अपने दम पर 35,000 ऐसे असहाय लोगों की सेवा की जिनकी संभवतः सरकारें भी सेवा ना कर पाती। बिना कोई दाम लिए, बिना किसी से कोई खर्चा लिए, केवल भगवान की शरण में रहते हुए एक ऐसा कारनामा रच दिया जिसे आप सुनेंगे, जिसे आप देखेंगे, क्योंकि मैंने यहां लाइव जाकर के डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की है। आपसे गुजारिश है कि एक बार अपना थोड़ा सा कीमती समय उसके ऊपर जरूर निकालें, आपके लाइफ में वो बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ेगी। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, जरूर जाकर देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना यह है कि एनसीईआरटी बैच में मैपिंग शुरू हो चुकी है। जिन्हें एडमिशन लेने हैं, इस हफ्ते एडमिशन ओपन है, जाकर एडमिशन लीजिए। और यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके लिए उपलब्ध है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट उपलब्ध है। लाइव क्लासेस हैं, अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध है। और जो हमारे रिकॉर्डेड ही बैच देखना चाहते हैं जीए फाउंडेशन के, वो उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज अपनी पाठशाला.com पर उपलब्ध है। बीपीएससी के लिए, आरओ के लिए, यूपी पुलिस के लिए आपको जिस तरह से भी टेस्ट सीरीज एक्सेस करनी है आप कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप हमारे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।